बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। हाय मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले। उसकी आंखों में वो जादुई कशिश थी जिसे देख पूरा हिंदुस्तान पलके झपकाना भूल जाता था। उसके पैरों की थिरकन पर जमाना झूम उठता था। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई। खूबसूरती ऐसी कि जैसे साक्षात कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो, और अभिनय ऐसा कि बड़े बड़े दिग्गज भी उनके सामने पानी भरे। आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा की उस पहली मलिका की, जिसने दक्षिण से आकर उत्तर भारत के दिलों पर राज किया और हिंदी सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। वैसे तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई अभिनेत्रियां आई और गई, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त की रेत पर कभी धुंधले नहीं पड़ते। हम ऐसी ही एक अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जिसने बॉलीवुड को सिखाया कि नायिका सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि अपने हुनर से स्क्रीन पर आग लगाने के लिए होती है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। इन्हें भारतीय सिनेमा की पहली राष्ट्रीय स्टार माना जाता है, जिन्होंने दक्षिण भारत से निकलकर हिंदी सिनेमा पर एक छत्र राज किया। उनकी यात्रा न केवल एक अभिनेत्री के रूप में, बल्कि एक ऐसे स्टार के रूप में थी जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोले। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। लेकिन दोस्तों, इस बेपनाह खूबसूरती और कामयाबी के पीछे कई ऐसे गहरे और अनसुने राज छिपे हैं जिन्हें आज तक दुनिया से छुपाकर रखा गया, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। स्वागत है आपका बॉलीवुड दास्तान में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। हम बात कर रहे हैं उस ट्विंकल टोज की, जिन्होंने अपनी पायल की झनकार से शास्त्रीय नृत्य को फिल्मी पर्दे की रूह बना दिया। नील गगन के छाँव में दिन 50 से 60 के दशक के बीच अपने नैनों से बाण चलाने वाली बैजंती माला की, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बॉलीवुड में भरतनाट्यम को एक खास पहचान दिलाई। दैया रे दैया, लाज मोहे लागे दैया रे दैया। उनसे पहले नृत्य को फिल्मों में केवल मनोरंजन के रूप में देखा जाता था, लेकिन उन्होंने इसे कला के रूप में प्रतिष्ठित किया। हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। उनकी फिल्म न्यू दिल्ली, आशा और संगम के नृत्य आज भी मील के पत्थर माने जाते हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली डांसिंग स्टार कहा जाता है। उनके आने के बाद ही अभिनेत्रियों के लिए पेशेवर रूप से नृत्य सीखना एक आवश्यक पैमाना बन गया। मन डोले मेरा तन डोले, ऐसे ही कई गानों ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया था। उन्होंने केवल ग्लैमरस भूमिकाएं ही नहीं की, बल्कि मधुमती, गंगा जमुना और आम्रपाली जैसी फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय का लोहा मनवाया। गंगा जमुना में उनकी भोजपुरी भाषा की पकड़ ने सभी को हैरान कर दिया था, जबकि वो मूल रूप से दक्षिण भारत से थी। अरे तुम तो हजारन चौपड़ी पड़े हो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आवत है कि कमला रानी तुमसे कितना प्रेम करत है, और ऊपर से वो बेचारी का बोले हो कि तुमसे बात न करे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मात्र 15 साल की उम्र में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली वैजयंती माला अपनी माँ को अम्मा या मम्मी नहीं, बल्कि उनके नाम से बुलाती थी। अक्सर लोग इसे उनके बीच कड़वाहट का संकेत मानते थे। अगर तुम अपनी और उसकी खुशी चाहती हो
तो इस भेद को जानने की कोशिश करो। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरी थी, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाखों दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री एक 3 बच्चों के पिता के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने उनके साथ घर बसाने के लिए अपने करियर के पीक पर दुनिया की नजरों से दूर जाना ही सही समझा। अच्छा बेबी, तुम ही बताओ, तुम्हारा बाप कौन है? बताओ ना। तो अब बताओ, तुमने आज तक मुझे धोखे में क्यों रखा? ठहरो ठहरो, बताता हूँ। कहा जाता है कि जो डॉक्टर उनका इलाज करने आए थे, वैजयंती उन्हीं को अपना दिल दे बैठी थी। आखिर वो कौन सी खतरनाक बीमारी थी जिसने इस सुंदर अभिनेत्री को अचानक एक लाचार मरीज बना दिया था, और कैसे उसी बीमारी ने उनकी जिंदगी के रुख हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा दिल ये पुकारे आजा। राज कपूर, जिसे दुनिया शोमैन कहती थी, उनके साथ अपना नाम जोड़ने पर क्यों आग बबूला हो उठी थी वैजयंती। ऐसी क्या नफरत थी कि उन्होंने कसम खा ली थी कि मरते दम तक उनके साथ काम नहीं करेंगी। और दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग, आखिर क्यों शूटिंग के बीच में वैजयंती माला की साड़ी को ही घूरते रह जाते थे? क्या राज था उस साड़ी का? और वो रात जब सेट पर 2 डांसिंग क्वींस के बीच जंग छिड़ गई थी, कौन जीता था उस मुकाबले में? आजा तू राजा आजा, मौसमी बहार है, अमरुआ की मीठी। नमस्ते, आदाब, आप देख रहे हैं बॉलीवुड दास्तान। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्होंने भारतीय सिनेमा के पर्दे पर सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि उसे अपनी पायल की झनकार से क्लासिकल बना दिया। आज की इस वीडियो में हम वैजयंती माला की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जहां अनुशासन था, कला के प्रति जुनून था और स्वाभिमान की वो ऊंचाई थी जिसे छू पाना आज भी नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण की उस अप्सरा का सफर जिसने बॉलीवुड का नक्शा बदल दिया। प्यार की बहार लेके दिल का करार लेके आजा रे आजा परदेसिया। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1933 को मद्रास के ट्रिप्लिकेन इलाके में कट्टर तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके दादा एमडी रमन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम एमडी पार्थ सारथी था। पिता पार्थ सारथी और माँ वसुंधरा देवी दोनों ही कला प्रेमी थे। उनकी माँ वसुंधरा अपने समय की प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री थीं। दिलचस्प बात यह है कि वैजयंती जब पैदा हुई तब उनकी माँ की उम्र बहुत कम थी। माँ बेटी के बीच उम्र का अंतर मात्र 16 साल का था। यही वजह थी कि वैजयंती उन्हें अम्मा कहने के बजाय नाम से ही पुकारती थी। शर्म आनी चाहिए, पढ़े लिखे मालूम होते हो लेकिन बात करने की तमीज नहीं। उनके जीवन की असली मार्गदर्शक उनकी दादी यदुगिरी देवी थी। उन्होंने ही वैजयंती को फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से बचाकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की ओर मोड़ दिया। मर्द हो के छोकरे से मात खा गए, कहीं कैसे धोखे में जनाब आ गए। उनकी दादी चाहती थीं कि वैजयंती एक महान नृत्यांगना बने, ना कि अभिनेत्री। इसीलिए उनके शुरुआती जीवन में फिल्मों के लिए कोई जगह नहीं थी। पिता पार्थ सारथी अक्सर पर्दे के पीछे रहे, जबकि दादी ने ही उनके करियर के बड़े फैसले लिए। श्रीमान एडिटर बहार, नमस्ते। अगर आपके पास कहानी लेखक अशोक की कोई फोटो हो तो कृपा करके एक कॉपी मुझे भेज दीजिए। मात्र 5 साल की उम्र में वैजयंती माला ने वो कर दिखाया जो बड़ों के लिए एक सपना था। उन्हें यूरोप की यात्रा पर जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने वेटिकन सिटी में तत्कालीन पोप के सामने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। वो पहली भारतीय बच्ची थी जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ सुबह 4 बजे उठकर रियाज करना
उनकी दिनचर्या थी। उनके पिता और दादा चाहते थे कि वो शिक्षिका बने, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। आज तो बिजली ही गिरा रही हो, आखिर बात क्या है? एक दिन सब कुछ छोड़ जोगन बन चली गई, आज फिर ये हार सिंगार कैसा? 1949 की बात है। वैजयंती एक डांस प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति दे रही थी। दर्शकों के बीच मशहूर निर्देशक एमवी रमन बैठे थे। रमन अपनी अगली फिल्म वड़कई के लिए एक नई नायिका की तलाश में थे। वैजयंती की आंखों की चमक और उनके पैरों की थिरकन देख रमन को अपनी नायिका मिल गई थी। रमन जब उनके घर प्रस्ताव लेकर पहुंचे तो परिवार में खलबली मच गई। उनके पिता और दादी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, जहां फिल्मों में काम करना वर्जित माना जाता था। रमन को उन्हें मनाने में हफ्तों लग गए और अंत में रमन ने आश्वासन दिया कि शूटिंग के दौरान वैजयंती की पढ़ाई और नृत्य रियाज पर कोई आंच नहीं आएगी। तब जाकर उन्हें अनुमति मिली। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। फिल्म से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है कि वड़कई की शूटिंग के दौरान वैजयंती इतनी छोटी और मासूम थी कि उन्हें शॉट के बीच में चॉकलेट और गुड़ियों का लालच देना पड़ता था। निर्देशक रमन उन्हें अक्सर कहते थे, अगर ये सीन अच्छा किया तो तुम्हें एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलेगी। 13 साल की ये बच्ची क्या जानती थी कि वो चॉकलेट के लिए किया गया अभिनय उसे देश की पहली फीमेल सुपरस्टार बना देगा। दयारे दयारे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दयारे दयारे चढ़ गयो पापी बिछुआ। 1951 में इसी फिल्म को बहार नाम से हिंदी में बनाया गया, जिसने बॉलीवुड में उनके लिए रास्ते खोल दिए। बहार के बाद उन्हें फिल्मों की लाइन लग गई। 1954 में आई फिल्म नागिन ने उन्हें रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। ऐसे छोड़ना बलमुआ, नैनुआ की डोर पे जोड़ दे। मन डोले मेरा तन डोले गाने पर उनके डांस ने पूरे भारत को बीन की धुन पर नाचने को मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि इस फिल्म की सफलता के बाद वैजयंती को ट्विंकल टोज कहा जाने लगा। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। बॉलीवुड में पैर जमाते ही उन्हें उस दौर के सबसे बड़े अभिनेता दिलीप कुमार के साथ फिल्म देवदास मिली। वही 2 महीने हुए आए थे, झगड़ा करके चले गए। सुना है कलकत्ते से बाहर कोई नौकरी कर रही। झगड़ा किस बात से हुआ था? विमल राय की इस फिल्म ने उन्हें एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म से जुड़ा विवाद भी उस समय सुर्खियों में रहा। देवदास के लिए जब फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हुई तो वैजयंती माला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया, लेकिन वैजयंती ने यह अवार्ड लेने से साफ मना कर दिया। उनका तर्क था कि चंद्रमुखी का किरदार पारो से कम महत्वपूर्ण नहीं है और वो फिल्म की मुख्य नायिका है, सहायक नहीं है। यहाँ क्यों पड़े हो? चलो घर चलो। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार था जब किसी अभिनेत्री ने अपनी गरिमा के लिए इतने बड़े सम्मान को ठुकरा दिया था। अगर उम्मीद के सब दरवाजे बंद हो गए थे तो जो कहीं निकल भागने का एक आध रास्ता था उसे भी ठोकर मारकर बंद कर देते। इसके बाद दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने नया दौर और मधुमती जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा पल भी आया जब सेट पर 2 डांसिंग क्वींस के बीच असल में जंग छिड़ गई। ये बात है फिल्म राज तिलक की। फिल्म में वैजयंती माला के साथ दक्षिण भारत की महान नृत्यांगना पद्मनी थी। नैन्सू कहते थे कि वो लड़की बहुत अच्छा नाचती है और खूबसूरत भी है। निर्देशक J.S. कश्यप ने एक डांस मुकाबला रखा था। दोनों ही भरतनाट्यम में माहिर थीं और दोनों के ही बीच में अनकहा कंपटीशन भी था। सेट पर तनाव इतना था कि कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। जब गाना शुरू हुआ तो दोनों ने अपनी पूरी जान झोंक दी। पद्मनी के पैर बिजली की तरह चल रहे थे तो वैजयंती की आंखों के भाव और फुर्ती देखने लायक थी। कहा जाता है कि उस गाने के अंत में निर्देशक ने किसी एक को विजेता घोषित नहीं किया था, क्योंकि दोनों की प्रतिभा इतनी बराबर थी कि फैसला करना नामुमकिन था। लेकिन दर्शकों के लिए वो एक विजुअल ट्रीट थी।
फिल्म के क्रू मेंबर्स बताते हैं कि शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों के पैर सूज गए थे और खून तक निकल आया था, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। आज भी YouTube पर उस डांस मुकाबले को ग्रेटेस्ट डांस वॉर के रूप में देखा जाता है। तुमने हमसे धोखा किया है, हम इसका बदला लेंगे। मंदाकिनी, तुम वक्त की नजाकत को क्यों नहीं समझ? अपार सफलताओं के बाद जब 1961 में फिल्म गंगा जमुना की बारी आई तो वैजयंती के सामने एक ऐसी दीवार थी जिसे लांघना नामुमकिन लग रहा था। हिंदी फिल्मों में सफलता के बाद वैजयंती माला को एक ऐसे फिल्म का हिस्सा बनना था जो पूरी तरह से भोजपुरी और अवधी के ग्रामीण लहजे में थी। अरे बस रहा दो, तुम और हम का रुलाइयो। अरे तुम जैसन का तुम रुलाई रुलाई के माटी फेंटाई दे। एक दक्षिण भारतीय तमिल ब्राह्मण लड़की के लिए जिसकी जुबान पर तमिल और अंग्रेजी रची बसी थी, भोजपुरी की लोच और ठसक को पकड़ना एक अग्नि परीक्षा थी। शुरुआत में वो काफी घबराई हुई थी। दिलीप कुमार जानते थे कि वैजयंती एक बेहतरीन अदाकारा है, बस उन्हें सही दिशा की जरूरत है। ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तुरी। दिलीप साहब ने उनके लिए एक विशेष टेप रिकॉर्डर मंगवाया। इसमें फिल्म के हर एक संवाद को उसी ग्रामीण लहजे में रिकॉर्ड किया गया था। अरे भगवान एक ठिकाने बैठे तो कोई पूजा करे। जरा गौर करने की बात है बहनी, कोई विश्वास करेगा कि ये राक्षस जमुना जी का भाई है? वैजयंती बताती थी कि वो दिन रात हेडफोन लगाकर उन शब्दों को सुनती थी। वो सेट पर भी नंगे पैर घूमती थी ताकि देहाती लड़की धन्नो के किरदार को जी सके। ओ छलिया रे मन में हमार नजर तोड़ी धस गई। उन्होंने न केवल भाषा सीखी बल्कि उस भाषा की रूह को भी पकड़ा। जब फिल्म आई तो यूपी बिहार के लोग दंग रह गए कि एक मद्रासी लड़की इतनी शुद्ध भोजपुरी कैसे बोल सकती है। गंगा जमुना के शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार खुद उनके लुक और साड़ियों के चुनाव में मदद करते थे ताकि वो पूरी तरह से ग्रामीण लड़की दिखे। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। उनकी और दिलीप कुमार की केमिस्ट्री ऐसी थी कि लोग उन्हें असली जीवन में भी जोड़ी समझने लगे थे। एक दिलचस्प किस्सा गंगा जमुना की शूटिंग के दौरान का है। फिल्म जगत में ये चर्चा आम थी कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार शूटिंग के बीच में अक्सर वैजयंती माला की साड़ियों को बड़े गौर से घूरते रहते थे। दरअसल इसके पीछे कोई रोमांस नहीं था बल्कि दिलीप साहब का परफेक्शन था। वैजयंती माला फिल्म में एक देहाती लड़की धन्नो का किरदार निभा रही थी। दिलीप कुमार चाहते थे कि उनका पहनावा बिल्कुल असली लगे। वो साड़ियों के रंगों और उनके ड्रेपिंग स्टाइल यानी कि बांधने के तरीके पर इतनी बारीकी से नजर रखते थे कि अगर साड़ी थोड़ी भी साफ या शहरी लगती तो वो उसे बदलवा देते थे। वैजयंती बताती थी कि दिलीप साहब का उनकी साड़ियों को घूरना दरअसल किरदार को जीवंत बनाने की उनकी एक कला थी। ये हो तमाशा है कि नहीं? अरे तोहरी खातिर बहुत भारी खटापटी हो गई। एक दिन का है? एक दिन हम बहुत लंबा चौड़ा सपना देखा रहा। 1961 की गंगा जमुना की विशाल सफलता के बाद वैजयंती माला की लोकप्रियता शिखर पर थी। इसके बाद 1964 में आई फिल्म संगम ने उनके करियर में 4 चांद लगा दिए, लेकिन साथ ही उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया। ओह सुंदर, यही बात मुझे पसंद नहीं। तुम हर चीज को तमाशा बना देती हो। कभी कभी तुम्हारे खेल तमाशे अच्छे भी लगते हैं। संगम की शूटिंग यूरोप के खूबसूरत वादियों में हो रही थी। राज कपूर और वैजयंती माला के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबरों ने फिल्मी पत्रिकाओं के पन्ने भर दिए थे। अफवाहें यहाँ तक उड़ी कि राज कपूर वैजयंती के प्यार में इस कदर पागल थे कि वो उनके होटल के कमरे के बाहर घंटों बैठे रहते थे। इसका सबसे गहरा असर राज कपूर के परिवार पर पड़ा। जब ये खबरें उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर तक पहुंची तो वो सहम गई। कहा जाता है कि कृष्णा राज कपूर इस रिश्ते से इतनी ज्यादा आहत हुई कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ सेंटा क्रूज के एक होटल में रहने चली गई। उन्होंने राज कपूर के सामने शर्त रखी थी कि जब तक वो वैजयंती से दूरी नहीं बनाएंगे वो घर वापस नहीं आएंगी।
वैजयंती माला एक स्वाभिमानी महिला थी। उन्होंने हमेशा इन खबरों को पब्लिसिटी स्टंट बताया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि राज कपूर ने फिल्म को हिट कराने के लिए जानबूझकर इन अफवाहों को हवा दी थी। नहीं सुंदर, नहीं, इसे न पढ़ो, इसे न पढ़ो। इस धोखे और अपने स्वाभिमान को लगी ठेस के कारण वैजयंती ने कसम खाई कि वो राज कपूर के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगी और उन्होंने इसे मरते दम तक निभाया। जो आहुति देते हैं गोपाल, वो इस तरह दूसरों की पूजा भंग करने नहीं चले आते। संगम के विवाद और राज कपूर से दूरी बनाने के बाद भी वैजयंती माला की चमक कम नहीं हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी एक बैनर या नायक की मोहताज नहीं है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना। उन्होंने 1964 में दिलीप कुमार के साथ फिल्म लीडर में काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और इसमें उनके अभिनय और गानों को खूब सराहा गया, जिससे ये साफ हो गया कि वो अभी भी फिल्म जगत की रानी हैं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ कर। इसके बाद उन्होंने 1966 में फिल्म आम्रपाली में काम किया। इस फिल्म को वैजयंती माला के करियर का मैग्नम ओपस कहा जाता है। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली के किरदार के लिए उन्होंने न केवल अपना वजन कम किया, बल्कि ऐतिहासिक वेशभूषा और भरतनाट्यम की बारीकियों पर महीनों मेहनत की। फिल्म में उनका शास्त्रीय नृत्य भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मानक बन गया। हालांकि फिल्म उस समय सफल नहीं रही, लेकिन वैजयंती का अभिनय अमर हो गया। तुम्हें याद करते करते। फिर 1967 में देव आनंद के साथ ज्वेल थीफ में काम किया। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में वैजयंती ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों पहली सुपरस्टार हैं। होठों पे ऐसी बात गाने की शूटिंग के दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड बना। इस गाने को एक ही शॉट में फिल्माना था। वैजयंती ने इतनी खूबसूरती और ऊर्जा के साथ डांस किया कि सेट पर मौजूद हर शख्स दंग रह गया। कोरियोग्राफर सरोज खान तक उनकी मुरीद हो गई। इस गाने ने वैजयंती को बॉलीवुड की सबसे बड़ी डांसिंग आइकॉन के रूप में स्थापित कर दिया। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई। जब वैजयंती सफलता के चरम पर थी, तभी किस्मत ने एक अलग मोड़ लिया। शूटिंग की अत्यधिक थकान और मानसिक दबाव के कारण उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ा। उनके इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर चमनलाल बाली को सौंपी गई। कहा जाता है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी वैजयंती पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी। वो बहुत कमजोर थी, इसीलिए डॉक्टर बाली नियमित रूप से उनके घर आने लगे ताकि उनका चेकअप कर सके। उन दिनों डॉक्टर बाली राज कपूर के भी निजी चिकित्सक थे, इसीलिए फिल्मी गलियारों में उनका नाम पहले से ही जाना जाता था। जब डॉक्टर बाली बार बार वैजयंती के घर जाते तो मीडिया में खबरें उड़ने लगती। लोग कहते थे कि वैजयंती माला किसी फिल्म स्टार या राजनेता के बजाय एक साधारण डॉक्टर के प्यार में पड़ गई हैं। फिल्मी मैगजीनों ने इसे मद्रासी ब्यूटी और दिल्ली के डॉक्टर की प्रेम कहानी का नाम दिया। असल कहानी ये थी कि वैजयंती डॉक्टर बाली की सादगी और उनकी गंभीर देखभाल से बहुत प्रभावित थीं। उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर बाली उन्हें सुपरस्टार वैजयंती माला के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह देखते थे। इलाज और मुलाकातों का यह सिलसिला जल्द ही गहरी बातचीत में बदल गया। वैजयंती माला, जो पहले राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे नायकों के साथ विवादों और अफवाहों का सामना कर चुकी थी, अब मानसिक शांति चाहती थी। डॉक्टर बाली ने एक दिन बहुत ही सहज भाव से अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने वैजयंती से कहा कि वो उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। वैजयंती ने भी बिना देर किए हाँ कह दी। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था। डॉक्टर बाली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। उस दौर में एक स्थापित सुपरस्टार का एक शादीशुदा डॉक्टर से शादी करना समाज के लिए बड़ा झटका था। लेकिन वैजयंती अपने फैसले पर अडिग थीं। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपनी रूहानी खुशी को चुना। 10 मार्च 1968 को उन्होंने डॉक्टर बाली से शादी कर ली।
शादी के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा फीस लेने वाली और सफलता के शिखर पर बैठी इस नायिका ने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वैजयंती माला और डॉक्टर बाली का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहा। शादी के कुछ सालों बाद उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी। उनका एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। सुचिंद्र का जन्म 1970 के दशक के मध्य में हुआ था। वैजयंती ने अपना पूरा समय अपने बेटे की परवरिश और शास्त्रीय नृत्य को समर्पित कर दिया। सुचिंद्र बाली ने भी बाद में कुछ तमिल और हिंदी फिल्मों में अभिनय करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से कानून की पढ़ाई की और अपनी मां की तरह ही एक निजी जीवन जीना पसंद किया। वैजयंती माला आज भी अपने बेटे और परिवार के साथ चेन्नई में रहती हैं और अपनी कला के माध्यम से समाज की सेवा कर रही हैं। तो ये थी कहानी उस महान अदाकारा की जिसने पर्दे पर तो कई किरदार निभाए, लेकिन अपनी असल जिंदगी की पटकथा अपने स्वाभिमान से लिखी। वैजयंती माला आज 92 वर्ष की उम्र में भी उसी गरिमा के साथ जी रही हैं, जो उन्होंने करियर के पहले दिन दिखाई थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि शोहरत और दौलत तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो अमर रहता है वो है कलाकार का हुनर और उसका अडिग चरित्र। बॉलीवुड दास्तान के आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सितारे की अनकही कहानी के साथ। शुक्रिया।